हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। यहाँ हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब के सब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जहाँ पर आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होते जाए। साइमल्टेनियसली जो आपका एमसीक्यू है वो भी आपका पता चल जाए कि भाई किस टॉपिक से किस तरह से एमसीक्यू जो है वो बन सकता है ना। जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम ही इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे, तो उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से जो है, मतलब फर्स्ट टाइम बिल्कुल ही अपने लाइफ का पहले ही एग्ज़ाम दे रहे होंगे कॉम्पिटेटिव का, तो उन्हें तो कोई आइडिया है ही नहीं, है ना। और दूसरा जो जिन्होंने प्रीवियसली कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह दिए भी हैं, है ना, समझ रहे हो, तो उनको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि जो केवीएस ने सिलेबस को चेंज किया है तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस वो पूछ सकता है ना। क्योंकि जब सिलेबस उन्होंने चेंज किया है तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि पेपर भी नॉर्मली मॉडरेट ही आएगा, है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आएगा। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो सीबीएसई में 11th और 12th में जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं उन्हीं को एज अ सिलेबस उन्होंने शेड्यूल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आएगा तो उन्हीं में से, लेकिन उनके बारे में आपके पास डेप्थ कितनी है, डेप्थ नॉलेज कितनी है, वो मैटर करता है। तो वो केवीएस जो है आपका चेक करने वाला है कि भाई कोई भी कैंडिडेट किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितना डेप्थ तक जानता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आप किस हद तक जानते हो, है ना। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को कॉट भी किया है कि भाई आपका सिलेबस बेशक ये है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके मास्टर लेवल तक पूछे जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज़्यादा डेप्थ में होनी चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर लो, इजीली ट्रैक कर सको। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस को लिया है ना, या हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं या कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर जो आपके सामने एमसीक्यू आ रहे हैं वो सभी के सभी इस ही बात को ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं कि आपका जो बेसिक है वो भी कंप्लीट हो जाए और आपका जो एडवांस है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे और वो कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहे, इम्प्रूव होती रहे। और यही कारण है कि हमने पर डे, वी आर द ओनली, राइट, ऑनलाइन का तो मुझे नहीं पता, मतलब पेड वालों का तो मुझे नहीं पता कि पेड में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ, जो आपका यूट्यूब है ना, यूट्यूब पर ये पहली बार ही है और केवल अधिगम मंत्रा ही है जो आपको 100+ क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करा रहा है। 60 ऑन यूट्यूब, 60+ ऑन यूट्यूब एंड 40 ऑन टेलीग्राम, जहां पर आप क्विज के थ्रू अपनी जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मतलब 100 क्वेश्चंस पर डे, आप समझ रहे हो, 100 क्वेश्चंस पर डे, है ना। तो लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो सही 2000+ क्वेश्चंस तो तुम लोग वैसे ही कर लोगे एग्जाम तक। और 2000+ क्वेश्चन कर लेना, और वो भी डिटेल्ड में टॉपिक एनालिसिस के साथ, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा, है ना, आप समझ रहे हो। तो ये वाली एक चीज़ है, तो इसलिए फटाफट से जुड़ जाइए। जो भी बाकी लोग हैं उनके साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें और जो वीडियोस हैं उनको, उनका जो एडवांटेज है वो गेन कर सकें, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और आप लोग भी जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक जो है हमारे सामने। तो आज हम बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। तो आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन को लेकर के ज़्यादा वरीड मत होना, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी की सारी मैं हिंदी में ही देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, when decision making authority is retained and organization is said to be by higher management level। देखिए, जब जो निर्णय लेने का अधिकार होता है वो केवल और केवल किसके पास होता है? हायर मैनेजमेंट, माने टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंधन के पास होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइज्ड,
केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकरण, फ्रेगमेंटेड या वितरण, वितरण तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज्ड या सेंट्रलाइज्ड, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो जब भी हम देखिए, एक यहां पर होता है, यहां पर आपके जो है ये सीईओ हैं, ठीक है, इन सीईओ के अंडर में 3 लोग काम करते हैं, हनी मनी गनी, ठीक है, और इन लोगों के अंडर में 2-2 लोग काम करते हैं, इसके अंडर में एक ही बंदा काम करता है, और इनके अंडर में 3 लोग काम करते हैं। तो ये आपकी हायरार्की बन गई। लेकिन इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल शिवा को है। तो इसका मतलब क्या है कि इस जो इन्होंने कह दिया, जो शिवा ने कह दिया, वो फाइनल है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकरण। नेक्स्ट, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डेलीगेटेड, डेलीगेट करना, है ना। जैसे सपोज करो यहां पर मैं हूं, है ना, मैंने क्या करा, मैंने अपना एक काम, मेरे को एक पीपीटी तैयार करनी थी, है ना, और ये मैंने अपना जो काम है अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया, ठीक है ना, कॉल्ड रियांश, ठीक है। तो अपना काम किससे दे दिया, रियांश को दे दिया, यही कहलाता है डेलीगेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है पीपीटी तैयार करना, ठीक है, लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चली गई, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चली गई कि भाई पीपीटी तैयार करो, लेकिन उसका जो अधिकार है, मतलब क्वेश्चंस कौन कौन से रखने, टॉपिक्स क्या रखने, इन्हें सेलेक्ट करने का अधिकार भी किसके पास जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑथोरिटी को डेलीगेट, ये डेलीगेशन होता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी या सभी, बताइए। अभी की एक्सप्लेनेशन पर आप जो जाओगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी, तो अकाउंटेबिलिटी सभी पर जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो इसके जैसे सपोज करो आप ना कभी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, है ना, आप उसको क्योंकि ये जो पीपीटी तैयार करने का काम है ये एक्चुअली किसका है, मेरा है। मैंने अपना काम किसी और को करने के लिए दिया, लेकिन उसकी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है वो किसकी बनती है, मेरी बनती है। इसको इस तरह से समझो कि आप ना एक क्लास टीचर हो। कौन हो आप एक क्लास टीचर हो। आपने एक मॉनिटर बनाया, क्या बनाया आपने, एक मॉनिटर बनाया। अब आप कहीं किसी काम से ऑफिस में गए, आपने मॉनिटर से कहा कि कंट्रोल द क्लास, राइट, ठीक है ना, मेरी क्लास को कंट्रोल करो जब तक मैं आ नहीं जाती या आ नहीं जाता, है ना। तो जब ये वाली बात आएगी कि आपने मॉनिटर को खड़ा कर दिया, अब क्लास में ना कुछ शरारती बच्चे थे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मॉनिटर क्या करेगा, उन्हें बाहर खड़ा कर देगा या ऑफिस में ले जाएगा, है ना। लेकिन क्या वो उस लड़ाई के प्रति भी जवाबदेह होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना, वो उनके प्रति जवाबदेह नहीं होगा। जवाबदेह क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसका कार्य नहीं है। ये कंट्रोल करना किसका काम था, क्लास टीचर का। तो क्लास टीचर ने केवल अपनी ऑथोरिटी मॉनिटर को दी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑथोरिटी को तो क्या कर सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते। जो कंसर्न्ड पर्सन होता है वही कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जहां पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जहां पर हायरार्की नहीं होती है, कोई भी किसी से भी क्या कर सकता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है या बात कर सकता है। तो उसको क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है उसको,
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल मतलब जहां पर हम अनौपचारिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनौपचारिकता। तो इट लीड्स टू द स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, ये र्यूमर्स को क्या करता है? फैलाता है। र्यूमर्स है ना, जो बातें हैं भी नहीं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है ना। इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड वर्क, ये जो एक हायरार्की है, जो एक स्तर है या जो एक औपचारिकता है, उसको जो है इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कराता है। इट में रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें जो इम्प्लीमेंट करना है उन्हें रोक देता है। इट पुट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन इवन इफ दे आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेशक ऑर्गेनाइजेशन इसका समर्थन करती हो या ना करती हो, लेकिन है ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ अपना जो है एक अनौपचारिक संबंध बनाते ही बनाते हैं, है ना। एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रिलेशन क्रिएट करते हैं, फ्रेंड्स भी बनते हैं, ऐसी ये वाली बात है। तो ये भी डिमेरिट है और ये भी डिमेरिट है और ये भी डिमेरिट है। क्या नहीं है? ये डिमेरिट नहीं ही है ना। क्लियर है? ये डिमेरिट नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। यहां पर मेरिट की बात कोई गई, इसका मतलब यहां पर चार हैं, चार ऑप्शंस में से कौन कौन से इसके मेरिट नहीं है, नहीं वाली बात पूछी गई है। इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पीडी फीडबैक, बिल्कुल सही बात है, बहुत तेजी से जो सूचनाएं उनका आदान प्रदान होता है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ द मेंबर, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो लोग होते हैं उनकी जो सोशल सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, है ना, उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है। तो जब ये दोनों से स्कोर देख लेते हैं, इट डज नॉट फुलफिल इन एडिक्वेट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये बात सही है। इट डज नॉट फुलफिल इन एडिक्वेट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा डीमेरिट नहीं है? फॉर्मल औपचारिक है ना, प्रोसीजरल डिलेज, बिल्कुल, जैसे आपका स्केलर चेन है, आपने पढ़ा होगा ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल का, तो स्केलर चेन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये केवल और केवल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये केवल और केवल क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इसका मतलब क्या है कि ए किससे कम्युनिकेट कर सकता है? आई से। बी किससे कम्युनिकेट कर सकता है? एच से। सी किससे कम्युनिकेट कर सकता है? जी से। और डी किससे कम्युनिकेट कर सकता है? एफ से, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए को जी से कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले ए को किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा? बी से, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ और देन जी। तब जा करके ये जो आपका प्रोसीजरल है वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब डिसीजन डिले होगा, बिल्कुल सही बात है ये तो। इट में लीड टू द स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, नहीं, ये इनफॉर्मल में होता है, अनौपचारिक में। किसमें होता है? इनफॉर्मल में। इट एम्फेसाइज फॉलोइंग रिजिडली ले डाउन पॉलिसी, बिल्कुल, जैसे पॉलिसी है कि आप इसके बिना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो ये रिजिड है कि भाई आप इसके बिना कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते हो, है ना, फॉर्मल में। इट प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन वर्क रेदर देन रिलेशनशिप, ये संबंधों, है ना, ये जो संबंधों से ज्यादा किसको अहमियत देता है? काम को, मतलब यहां पर काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ द रिलेशनशिप्स। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? मेरे ख्याल से तो बी जा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीमेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। जो फंक्शंस जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, जो मतलब फंक्शंस के बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा तैयार करते हैं, है ना, संगठन का,
तो उसको क्या कहा जाता है, फंक्शनल। और जब हम प्रोडक्ट और रीजन, है ना, या तो उत्पाद या क्षेत्र के आधार पर जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिविजनल। तो बताइए क्या डिमेरिट नहीं है, तो इसका मतलब 3 मेरिट होंगे यहां पर। इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय अ फंक्शनल हेड देन एन ओवरऑल एंटरप्राइजेज ऑब्जेक्टिव। बात तो सही है भाई, हर फंक्शन का एक फंक्शनल हेड होता है। इट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग डिपार्टमेंट ड्यू टू वेरिड इंटरेस्ट। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट का उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। जैसे बहुत सीधा सीधा सा समझ लो ना, कई बार जैसे आपके स्कूल में भी होगा, कई बार आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं उनमें कॉमर्स, आर्ट और साइंस, ज्यादातर तो साइंस और कॉमर्स के बीच में क्या हो जाता है, ग्रह युद्ध लड़ जाता है कि हम में से कौन ज्यादा बेटर है। तो एक दूसरे डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, वो ऐसी बातें निकल जाती हैं, है ना। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। क्या ये ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कराता है? इट में लीड टू डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन अमोंग फंक्शनली डिफरेंटेड डिपार्टमेंट्स। बात तो सही है कि ये कहीं ना कहीं जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करने में क्या करता है, डिफिकल्टी देता है ना। ये भी इसका क्या है, डिमेरिट है। अच्छा सॉरी, डिमेरिट पूछे है ना यहाँ पर, हाँ ठीक है विच इज, वही सोच रहा था, सारे तो डिमेरिट ही जा रहे हैं। ये एक फंक्शनल हेड होता है ओवरऑल, ठीक है, तो इट में लीड ऑक्यूपेशनल, ये इसका मेरिट हो गया स्पेशलाइजेशन वाला, यही सही हो जाएगा आपका। मैं वही सोच रहा था, ये सारे के सारे तो डिमेरिट जा रहे हैं, नॉट अ डिमेरिट, है ना। इनमें से कौन सा डिमेरिट नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या डिमेरिट है, यही आपका डिमेरिट नहीं है। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ये क्या है, इसका मेरिट है। क्या है ये, इसका मेरिट है। इसका मतलब क्या कि जब आप किसी भी काम को बार बार रिपीटेडली करते हो, जैसे सपोज करो परचेज बुक है, तो आपको परचेज बुक बनाने के लिए अपॉइंट किया गया, अब क्या कर रहे हो आप, बार बार परचेज बुक ही बनाए जा रहे हो, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि यू विल गेट एफिशिएंस। अब जैसे केवीएस का एग्जाम चल रहा है और आप लोग एमसीक्यू कर रहे हो, है ना, तो जब आप एमसीक्यू कर रहे हो, तो जब आप कॉन्टिन्यूसली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहोगे डेली बेसिस पर, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते भी नहीं होंगे ना, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये एफिशिएंसी कहलाती है ना। तो ये तो बात सही है। चलिए, ये इसका डिमेरिट नहीं था। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग देखो, जितने भी आपके स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, या आपका सिलेक्शन हो गया, है ना, मतलब जितने भी प्रोसेस आपके दिए हुए हैं आप उनको जरूर कर लेना, ठीक है। कई बार वहां से फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप सीक्वेंस में लगाने के लिए, तो ये 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हो, नहीं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क करते हो, हाँ। उनको फिर ग्रुप्ड करते हो डिपार्टमेंट में, सही है। डिपार्टमेंट में ग्रुप करने के बाद उनके बीच में ड्यूटी असाइन करते हो, बिल्कुल सही, कि कौन क्या काम करेगा। और फिर स्टैब्लिश रिलेशन स्टैब्लिश करते हो कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, बात तो सही है। आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, हाँ। नहीं, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी नहीं करते, पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा, ये तो सबसे लास्ट का। तो एक ही ऑप्शन अपने पास है। सबसे पहले आप जो एक्टिविटीज है उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको डिवाइड करोगे, फिर उनको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करोगे, फिर जो ड्यूटीज हैं उनको असाइन करोगे, उन्हें दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, जो रिलेशन है उसको क्रिएट करोगे कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था? बताएं जरा कमेंट करके। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रबंध है उसका फैलाव, है ना, इन द ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब जो हमारा प्रबंध होता है उसका जो फैलाव होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है, तो उससे जो नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो बढ़ते हैं या कम होते हैं, बताइए। व्हाट विल बिकम द करेक्ट आंसर? या कोई रिमेन्स अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट
डिक्रीज, क्या? डिक्रीज। चलिए, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट, assembles resources and integrates both into unified whole to be utilized for achieving specified objective। कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, है ना, जो लोगों के द्वारा किए जाने वाले काम हैं, जो स्रोत हैं, रिसोर्सेज हैं, और इन दोनों को क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, ताकि हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या कर सकें? पूरा कर सके। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। क्या कहते हैं इनको? ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन इज ऑप्शनल, कंपल्सरी, नन ऑफ दीज, या ए और बी? बताइए। डेलीगेशन तो मैंने आपको बताया ना, जैसे आपने क्या करा, आप क्लास टीचर हैं, जैसे आपका केवीएस में सिलेक्शन हुआ, आप क्लास टीचर बन गए और आपने एक मॉनिटर बनाया, तो अब क्लासरूम में मॉनिटर होना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? बताइए। मैंडेटरी है। तो इसका मतलब अगर मॉनिटर बनेगा तो उस डेलीगेशन तो हो गई होगा, है ना। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय सुपीरियर। ये जो सुपीरियर है, इनके द्वारा कितने लोग, कितने सबऑर्डिनेट मैनेज किए जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहा जाता है उसको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर है? क्या कहा जाता है उसको? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशन, द नंबर ऑफ, ये तो रिपीटेड है, डिक्रीज। ठीक है ना। इसीलिए जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो सबऑर्डिनेट किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे, जो लेवल है वो भी उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर एज द फोकस इज ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल। आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टाइप बताना है। दो तरह के होते हैं, है ना। कौन कौन से? डिविजनल और फंक्शनल। विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर, जहां पर आप एम्प्लॉयज की ट्रेनिंगों को क्या कर सको? आसान कर सको। एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, कि हमें केवल और केवल उसकी जो स्किल्स हैं उसको इंप्रूव करना है। जैसे सपोज करो एक HR है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना, एक HR है ना। हमने क्या करा? हमने HR को ट्रेनिंग पर भेज दिया। किस पर भेज दिया? ट्रेनिंग पर भेज दिया। किसके लिए? किसके लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो HR है ये किसका पार्ट है? नेटवर्क स्ट्रक्चर का, डिविजनल या फंक्शनल? तो आप कहोगे सर HR को तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ गई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? फंक्शनल स्ट्रक्चर के इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है तो इसका फीचर है। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि उसको केवल एक ही फंक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाती है ना। इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, इसमें हम जो परफॉर्मेंस है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स कर पाते हैं। और इट इज एन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिकल भी है। मैनेजरल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट भी है। प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी। यहाँ पर फीचर की बात करी है ना, तो फीचर ये है। मैरिट की अगर बात करी होती तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैरिट और फीचर अलग अलग होता है। तो इट इज इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर परफॉर्मेंस, ये इसका फीचर नहीं है। करेक्ट आंसर यही जाएगा। तो यहाँ से भी आपको जो है इनका एक बार देख लेना है कि कौन से इसके फीचर हैं और कौन से इसके फीचर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, इनमें से कौन सा इसका डेलीगेशन नहीं है, डेलीगेशन का पार्ट नहीं है? बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन का पार्ट है, ऑथोरिटी डेलीगेशन का पार्ट है, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेशन का पार्ट है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का पार्ट नहीं है।
ठीक है ना, क्लियर है, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन है ये, है ना, क्लियर है। चलिए, it arises from the established scalar chain which links the various job position and levels of an pregnation। बताइए, ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, दोनों, या नन ऑफ दीज। इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड स्केलर चेन। स्केलर चेन अभी हमने डिस्कस करा था, विच लिंक्स द वेरियस जॉब पोजीशन। जैसे यहां पर हमने इसको डिस्कस किया था, ये जॉब पोजीशन है, ये सेम लेवल पर है, ये सेम लेवल पर है, ये सेम लेवल पर है, और ये भी क्या है, सेम लेवल पर है। एंड लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ये, है ना। बताइए, ऑथोरिटी है और टॉप टू बॉटम है, बोथ द अबव है या नन ऑफ दीज है। बताइए, ये क्या कर रहा है, ये वेरियस जॉब पोजीशंस और लेवल्स को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। जैसे ये लेवल्स हो गए, अगर आप इनकी बात करोगे तो, है ना, ये लेवल्स हो गए। क्लियर है ना, ये लेवल हो गए, और ये क्या हो गई, ये जॉब पोजीशन हो गई। तो क्या कह रहा है, ये ऑथोरिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ऑथोरिटी। टॉप टू बॉटम तो इसलिए नहीं कह सकते ना कि ये बॉटम टू टॉप भी तो जा रहा है, तो बॉथ ऑफ द अबव होगा नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट, द ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। द ऑथोरिटीज फ्लो फ्रॉम एज वी गो हायर अप। तो जैसे जैसे आप आगे ऊपर बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी ऑथोरिटी क्या होती चली जाएगी। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है, यहाँ पर ई बैठा है। अब मुझे ई एफ जी एच आई, अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से ए की ऑथोरिटी ज़्यादा है या ई की ऑथोरिटी ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर ई की ऑथोरिटी ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ई की ऑथोरिटी ज़्यादा है या आई की ऑथोरिटी ज़्यादा है? तो आप कहोगे सर ई की ऑथोरिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से ई जो है सबसे ऊपर बैठा हुआ, इसलिए उसकी ऑथोरिटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ऑथोरिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो करेक्ट आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से नीचे जाती है कि नीचे से ऊपर जाती है? बताइए। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर से नीचे जाएगी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है। जैसे क्लासरूम में बच्चों ने शैतानी करी तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? मॉनिटर या क्लास टीचर? क्लास टीचर। लेकिन प्रिंसिपल जो बुलाएगा वो क्लास टीचर को बुलाएगा कि कोऑर्डिनेटर को बुलाएगा? कोऑर्डिनेटर को बुलाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका फ्लो कहां से होगा? नीचे से ऊपर। तो इसलिए तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, आफ्टर डेलीगेटिंग द जॉब और द टास्क टू द सबऑर्डिनेट द मैनेजर। जब आप अपने जो टास्क है या जो अपना काम है उसको डेलीगेट कर देते हो अपने सबऑर्डिनेट को, तो द मैनेजर इज नॉट अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द असाइंड टास्क। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हो ही, क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर ही नहीं कर सकते, है ना। अंडर व्हाट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पोस्ट इज एक्सप्लेन्ड। जहां पर आपके अलग अलग पोस्ट क्या होती हैं, वो जॉब पोजीशन क्या करती हैं, उनके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन कैसा कि कौन आपका सुपीरियर होगा और कौन आपका सब ऑर्डिनेट होगा। तो ये जो सुपीरियर और सब ऑर्डिनेट वाली जो कहानी है ये कहाँ पर आपको पता चलती है? प्लानिंग में, कम्युनिकेशन में, ऑर्गेनाइजिंग में, सुपरविजन में। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो ऑर्गेनाइजिंग जाएगा। ग्रुप नॉर्म्स आर फाइंड इन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में ही, अनौपचारिकता में ही ग्रुप बनते हैं। ग्रुपिंग किस में होती है? इनफॉर्मल में। अ टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, जो हमारा टॉल स्ट्रक्चर होता है वो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, नो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, लेस लेवल। टॉल, समझ रहे हो ना। तो जितना टॉल होगा जैसे, तो उसके उतने ज्यादा लेवल होंगे, और जिसके जितने ज्यादा लेवल होंगे उसका जो
स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो उतना ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना कि अगर आपका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है अगर वो बढ़ जाए तो जो लेवल है वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो आपने क्या कहा था, डिक्रीज होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं वाइड स्पैन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर टॉल स्ट्रक्चर की बात चल रही है तो लेवल्स क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। और अगर लेवल्स बढ़ रहे होंगे तो आपका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसा होगा, नैरो होगा। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर गिविंग राइज टू र्यूमर्स इज कॉल्ड। कहां पर आपके र्यूमर्स क्रिएट होते हैं, इनफॉर्मल में, है ना, बहुत इजी है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है और बताइए क्या, डेफिनिंग, ग्रुपिंग, अलोकेटिंग, डेफिनिंग, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग, या डिफाइनिंग, अलोकेटिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, राइट, द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस इन अ ग्रुप। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ए जाएगा। ये कुल मिलाकर के इसकी डेफिनेशन है जो थोड़ा सा स्विंग करके ना आपके सामने दे दी गई है। क्लियर है? चलिए, हु गेव द डेफिनेशन दैट ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। तो सबसे पहले तो आप अपने जो क्रियाएं हैं, जो भी आपके फंक्शन है, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे, फिर उनको ग्रुपिंग करोगे, ठीक है, और फिर आप उन्हें बताओगे कि आपके क्या क्या काम करने हैं, है ना, ड्यूटीज असाइन करोगे, और फिर बताओगे कि आपको किसको रिपोर्ट करना है और आपको किसे रिपोर्ट करना है ना, और उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होगा फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अ कॉम, ताकि आप अपने उद्देश्यों को पूरा कर सको। तो किसने कहा, ये लुइस एलन ने। सीधी सीधी कहानी है, तो पता होगा तो आप लगा दोगे, है ना। किसने कहा था, ये लुइस एलन ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस। इनमें से कौन ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका हिस्सा नहीं है। इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क, इफेक्टिव डिप्लॉय रिसोर्सेज, क्लैरिफाई जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशन। ये तो करता ही करता है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल करता है और प्लान भी इंप्लीमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो एक ही बचा। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग। देखो ये आ गया, इसलिए मैंने कहा था कि जितने भी हमारे जो प्रोसेस वगैरह है ना, उनको बहुत अच्छे से आप लोग कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने, what is the second step in the organizing process? Establishing reporting relationship, assignment of duties, departmentalization, identification and division of work. Second step, departmentalization. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप डिपार्टमेंटलाइज करते हो, उसके बाद आप असाइन करते हो ड्यूटीज, उसके बाद आप रिलेशन क्रिएट करते हो। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द ऑपरेशन, ओवरसीइंग द फंक्शन। ये तो सारे ही सही हैं, ये तो सारे ही सही हैं हमारे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा रीजन क्या है बताइए, जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका आपस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। बताइए क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मोटिवेशन या प्लानिंग प्रोसेस। ये तो कोई मैटर ही नहीं करते। रिसोर्सेज एलोकेशन, जैसे किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा फंड अलॉट करते, दूसरे डिपार्टमेंट ज़्यादा डिमांड कर रहा था, उसको उतना ज़्यादा फंड प्रोवाइड नहीं कराया, तो हो गया दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, है ना। नेक्स्ट, ग्रेप वाइन है ये। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद, ग्रेप वाइन को अंगूरी लता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगूरी लता संचार। ये जो है कम्युनिकेशन का एक मेथड है, जहां पर जैसे आपने अंगूर का इसको ग्रेप वाइन इसलिए कहा गया कि आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, है ना। उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना उसका कोई एंड पॉइंट होता है, मतलब उसका ओरिजिन आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कहाँ पे कहाँ क्या कनेक्ट हो रहा है आपको कुछ उसका आता पता
नहीं चलने वाला, है ना। बात समझ में आ रही है। तो उसी को क्या कहा जाता है, इनफॉर्मल कहा जाता है, बात का बतंगड़, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा नहीं है। कैंपस एक्सटर्नल है, कैजुअल कॉलर्स एक्सटर्नल है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल है, प्रमोशन इंटरनल है। नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग द डिटेल। जैसे आपने देखा होगा ना कि बाहर लिखा होता है जॉब, जॉब और जॉब, ग्रेजुएट, 10th 12th, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सभी के लिए कॉल करें इस नंबर पर, है ना। तो उनको कहा जाता है क्या, क्या कहा जाता है, नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है। तो जिसको भी जरूरत होती है वो देखता है, आता है और संपर्क कर लेता है। तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये ज़्यादातर जो किया जाता है ना, ये किया जाता है किन लोगों के लिए, जो हमारी लेबर क्लास होती है। कैसी होती है, लेबर क्लास, जैसे प्योन, है ना, सी या डी ग्रुप लेवल के लिए। नेक्स्ट, इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये वाला। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन। आपका करियर कैसे बनेगा, ट्रेनिंग। अगर मैं आपको अब ट्रेनिंग दे दूं, है ना, गवर्नमेंट कहे कि भाई ट्रेनिंग ले लो, केवीएस की जॉब मत लेना, तो आपका करियर ओरिएंट हो जाएगा क्या। ये करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है क्या, नहीं है ना। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस कब होगा, जब आपका सिलेक्शन केवीएस के अंदर हो जाएगा। दिस एनालिसिस वुड इनेबल एन असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज के नंबर और टाइप, ये बात ध्यान में रखना, क्या नंबर और टाइप के बारे में बताता है, उसको क्या, कौन सा एनालिसिस कहा जाता है, उसको कहा जाता है वर्कलोड एनालिसिस। और ये किस पर डिपेंड होता है, परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। जहां पर भी परफॉर्मेंस, नंबर और टाइप की बात हो, वर्कलोड एनालिसिस आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस एनालिसिस विल रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है ना। और यहां पर क्या था, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब। यहां पर क्या बात हो रही है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइज, कितनी अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। तो उसको क्या कहा जाता है, वर्कफोर्स एनालिसिस। क्या कहा जाता है उसको, वर्कफोर्स एनालिसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज सूटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन वर्कलोड इज हाई और व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर अब्सेंट। जो आपके परमानेंट वर्कर्स हैं वो क्या चल रहे हो, अब्सेंट चल रहे हो। ठीक है। और कैजुअल वैकेंसीज हो, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ ही समय के लिए हमें चाहिए हो, और मतलब मैनेजरियल्स ना हो और काम ज़्यादा हो। ठीक है। तो इनमें से कौन सा मेथड आप सेलेक्ट करोगे। वैसे तो कैजुअल कॉलर्स जाता है, बट यहाँ पर कैजुअल कॉलर्स तो ऑप्शन में है नहीं। प्लेसमेंट एजेंसीज में टाइम लगेगा क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है, तो आपको तुरंत रिक्रूटमेंट चाहिए, ये भी टाइम लेगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस मेथड of recruitment, an organization maintains a database of unsolicited application। अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे सपोज करो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और आपने अकाउंटेंट के लिए क्या निकाली, वैकेंसी निकाली। तो देयर आर मेनी मोर पीपल्स हु अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट। अब इनमें से जो एलिजिबल थे, आपने उनके जो रेज्यूमाज हैं उनको क्या कर लिया, अलग निकाल लिया। क्या कर लिया, उनको अलग निकाल लिया। और जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करवा रहे थे, आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे जो लोग थे वो रिजेक्ट हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इन 7 में से आपने क्या करा, किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, और जो 6 एप्लीकेशन है उसको आपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए उठा करके रख लिया। इसी को कहा जाता है अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन। ये जो 6 एप्लीकेशन आपने उठा करके रखी थी, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन। ठीक है। तो डायरेक्ट कैजुअल कॉलर, इन्हें कहा जाता है कैजुअल कॉलर्स।
आपने जो 6 एप्लीकेशन है उनमें से किसी को फाइंड कर लिया और आ गया। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेसिकली स्पेशलाइजेस इन फिलिंग अप द वैकेंसीज एट द मिडल और टॉप लेवल। मिडिल और टॉप लेवल वैकेंसीज को फिल करने के लिए आप कौन सा मोड ऑफ रिक्रूटमेंट जो है उसको क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो? डायरेक्ट नहीं, मैंने अभी बताया सीओडी के लिए होता है। कैजुअल कॉलर्स नहीं, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, एडवर्टाइजिंग नहीं। तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। जैसे लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, या और भी बहुत सारे, इंडीड है ना, या टाइम्स जॉब है ना, ये वाली एक करनी है, नौकरी.com है, प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये सारी की सारी। नेक्स्ट, दिस लेवल इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। इनमें से कौन सा व्यक्ति की जो लर्निंग एबिलिटी है उसको बताता है, और द एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट, और वो कितने सही निर्णय लेता है इसको बताता है। ट्रेड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, या इंटेलिजेंस टेस्ट, या एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक पार्ट है सिलेक्शन टेस्ट में। तो उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं, तो उनमें से ये कैटेगरीज हैं। तो आपसे पूछा गया है कि किसी भी पर्सन की लर्निंग एबिलिटी जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट लेना चाहिए, तो आप कहोगे सर इंटेलिजेंस टेस्ट। क्लियर है? चलिए, इट इज मेजर द, किसी भी व्यक्ति का पोटेंशियल ऑफ फॉर लर्निंग, कि कोई व्यक्ति नई चीज़ों को कितनी जल्दी सीखता है, नई चीज़ों मतलब उसकी एब्जॉर्विंग पावर कितनी है, तो उसको क्या कहेंगे हम, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना। जैसे रीजनिंग वगैरह होती हैं, पैटर्न्स होते हैं कि वो पैटर्न देख करके हाँ भाई इसका यहाँ पर ये, तो इसका ये करेक्ट होगा, तो उसने तुरंत क्या कर लिया, सीख लिया उस चीज़ को। दीज टेस्ट मेजर्स द एक्सिस्टिंग स्किल्स। जैसे आप अभी जैसे आप जा रहे हो केवीएस में, तो केवीएस का जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपका जो टेस्ट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, कि आपकी स्किल्स कितनी है, आपका पोटेंशियल कितना है, आपकी जो नॉलेज है उसकी में प्रोफिशिएंसी कितनी है, आप कितना अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हो, आपकी नॉलेज में कितनी डेप्थ है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रेड टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट, These tests are used to know the pattern of interest और involvement of person। कोई व्यक्ति किसी भी चीज में कितना इन्वॉल्व है, कितना उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, समझ रहे हो, इंटरेस्ट टेस्ट। ये आगे आपका ट्रेनिंग। तो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग। तो विजिबल ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं होती है, वो आपकी क्या होती है, ऑफ द, नॉट एन ऑन द जॉब। हाँ, तो अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन और इंटर्नशिप ये जो आपकी हैं ऑन द जॉब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट, एक सेकंड है। चलिए नेक्स्ट, इसी पर देखते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर, है ना। जैसे आपने देखा होगा, सैलून देखा होगा आपने, तो सैलून में क्या होता है, एक मास्टर होता है और साथ में एक बंदा खड़ा रहता है, वो देखता रहता है कि मास्टर कैसे कटिंग कर रहा है, कैसे शेविंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे टेलर्स वगैरह होते हैं, तो वो कौन सी ट्रेनिंग कहलाती है, उसको कहा जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन एम्प्लॉय हैव टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एट देयर वर्क प्लेस। इसका मतलब क्या, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, इसका मतलब क्या, आपको एक तरह से ना क्या कह सकते हैं कि आपको एक तरह से वो एटमॉस्फेयर और वो एनवायरनमेंट जो तैयार करके दे दिया जाएगा ताकि आप उन पर क्या कर सको, काम कर सको। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेनिंगों को क्या कहा जाता है, वेस्टिबल ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है ना, क्लियर है बात ये वाली। नेक्स्ट, वर्कफोर्स एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ। तो वर्कफोर्स किसका पार्ट है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। क्या है, एस्टिमेशन ऑफ वर्कमैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा जो स्टाफिंग है उसके प्रोसेस का पहला पार्ट है।
ठीक, चलिए। उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट आएगा, फिर सिलेक्शन आएगा, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। दिस टेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, लेकिन मेडिकल टेस्ट जो है वो सिलेक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। What do we call keeping the employee temporarily away from the person appointing him? सपोज करो मैंने कुछ लोगों को हायर किया और टेम्परेरीली कुछ मैंने उनको अपने से दूर रखा कुछ समय के लिए, तो उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको डिमोट तो मैंने किया नहीं है, प्रमोट भी नहीं किया, उनका ट्रांसफर भी नहीं किया, उसको कहा जाएगा ले ऑफ। क्या कहा जाएगा उसे? ले ऑफ। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। रिक्रूटमेंट इज अ डैश एंड सिलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव है। रिक्रूटमेंट में आप कहते हो कि ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो आ जाए ताकि हम ज्यादा में से किसी एक मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को क्या कर सकें? चूज कर सकें। सिलेक्शन क्या है कि जो हमारे पास एप्लीकेशन है या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनमें से हम किसी एक को चुन सकें। तो 100 में से अगर किसी एक, अब जैसे सपोज करो केवीएस है, तो केवीएस ने सबसे पहले रिक्रूटमेंट निकाली ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सके, फिर उसने डेट भी बढ़ा दी ताकि और लोग अप्लाई कर सके। फिर क्या किया? तो ये तो पॉजिटिव हो गया। फिर क्या करेगा अब केवीएस अब एग्जाम लेगा, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। फिर वो क्या लेगा? इंटरव्यू और डेमो लेगा, बहुत सारे लोग जो होंगे उसमें से फिर वो एक मेरिट तैयार करेगा फाइनल में, जहां पर उसको जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने कैंडिडेट्स वो क्या कर लेगा? अपॉइंट कर लेगा। इसका मतलब वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब लाखों में से कुल 66 लोग जो हैं वो निकल करके आएंगे। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? नेगेटिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है, तो इसीलिए फटाफट अपनी मेहनत पर लगे रहिए। ठीक है, और आपको केवीएस तक ना इसी तरह से जो है एमसीक्यू सीरीज मिलती रहेगी, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। ठीक है, 100 क्वेश्चंस पर डे आपके होंगे निश्चित हैं। ठीक है, 101%। बस तुम लोगों की कंजूसी केवल इतनी जा रही है कि तुम लोग चाह करके भी शेयर नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ऐसे अटक गए जैसे किसी ने टेप मार करके बिल्कुल पैक करके रख दिया है। पता नहीं सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो तुम लोग, है ना। चलिए, ट्रेनिंग इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश। ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड और करियर ओरिएंटेड, ब्रॉड एंड लिमिटेड, बोथ ए बी या नन ऑफ दीज। ट्रेनिंग क्या है? जॉब ओरिएंटेड है। हम ट्रेन क्यों होना चाहते हैं? ताकि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। और डेवलपमेंट क्यों चाहते हैं? ताकि हमारा करियर ज्यादा हो। ठीक है ना, चलिए ए ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, डैश लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कहां पर आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो? रिक्रूटमेंट में। कहां पर करते हो? रिक्रूटमेंट में। नेक्स्ट, डैश इज द वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। वर्टिकल, प्रमोशन, डिमोशन, सस्पेंशन, ए और बी बोथ। वर्टिकल बताइए, इस तरह से होता है वर्टिकल, तो या तो ऊपर जाएगा तो प्रमोशन हो जाएगा, नीचे जाएगा तो डिमोशन हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के दोनों हो गए। नेक्स्ट, मोर प्ले लेस वर्क सिग्निफाइज। ज्यादा काम है, ज्यादा, मोर प्ले और लेस वर्क, इसका मतलब क्या? काम करने वाले ज्यादा हैं लेकिन काम कम है, तो इसको क्या कहा जाएगा? ओवर स्टाफिंग। क्या कहा जाएगा इसको? ओवर स्टाफिंग। नेक्स्ट, which among the following is an activity designed in order to serve the long term interest of the employees in an organization? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का, जैसे सपोज करो ये है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 15 सालों से काम कर रहा है, तो ऐसी क्या खूबी है कि ये व्यक्ति पिछले 15 सालों से ऑर्गेनाइजेशन में है, तो क्या क्या हुआ होगा? प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, या बोथ ए एंड सी? बिल्कुल, प्रमोशन और कंपन, अगर ऑल ऑफ दीज आता तो ऑल ऑफ दीज भी चला जाता, लेकिन यहाँ पर ए और सी दिया हुआ है तो ये ज्यादा मोस्ट सुटेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश इज अ सिलेक्शन ऑफ जज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज एंड हैंड। आंखों और हाथों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है? बताइए।
तो पर्सनैलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये कट गया। साइकोमोटर टेस्ट आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, साइकोमोटर। दिस डॉक्यूमेंट इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज एक्सेट्रा विच इज ऑफर टू द एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड। सेलेक्ट होने के बाद क्या मिलता है भाई? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो तुम्हें केवीएस में सेलेक्ट होने के बाद मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज कंसर्न्ड विद, किसी भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किससे संबंधित होता है? उसकी पर्सनालिटी, मैच्योरिटी, लर्निंग एबिलिटी, या ए और बी? डेफिनेटली उसकी पर्सनालिटी और उसकी मैच्योरिटी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, इनमें से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा नहीं है? फिल्मिंग, अप्रेंटिसशिप, लेक्चर और कॉन्फ्रेंस, या कंप्यूटर बेस्ड? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है वो ऑन द जॉब होती है ना, राइट। In some organization, the term dash and dash are used instead of training. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का अल्टरनेट क्या है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, या एजुकेशन एंड डेवलपमेंट? बताइए। डेवलपमेंट में लर्न तो आप करते नहीं और ट्रेनिंग होती नहीं है, तो या तो ये होगा या ये होगा। क्या ट्रेनिंग को लर्निंग कह सकते हैं या एजुकेशन कह सकते हैं? ट्रेनिंग को एजुकेशन तो कह नहीं सकते, तो यही आपका करेक्ट आंसर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है ना। व्यक्ति के अंतिम क्षणों तक उसका जो विकास है वो चलता रहता है, ये तो है, चलता ही रहता है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, ये हुआ समाप्त। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस थे मैंने पूरा प्रयास किया है कि जो मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनसे किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, इवन दो हेडिंग्स तक मैंने आपके लिए, ताकि आपको एक फुल फ्लैग कंप्लीट टॉपिक जो होता है वो आपका इन एमसीक्यूज में कवर हो जाए। तो आई रियली होप कि जो मेरी मेहनत चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है, और जो रिक्वायरमेंट है आपकी मैं उन्हें कहीं ना कहीं मीट कर पा रहा हूँ। हाँ, आपकी एक जो रिक्वायरमेंट है कि सर हिंदी में भी अवेलेबल होना चाहिए, तो यार मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले मतलब टॉपिक वाइज के बाद जो भी आपका कंटेंट आए वो हिंदी में भी आए, है ना। लेकिन अभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज में थोड़ा सा अरेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन को निकाल करके लेकर के आना, है ना, और उसे प्रिपेयर करना इज लाइक मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, है ना। समझ, तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चंस को बनाना, उन्हें फ्रेम करना, फिर पीपीटी तैयार करना, फिर उन्हें रिकॉर्ड करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी तो वीडियो भी थोड़ा उधर उधर हो रही है ना, इधर उधर इन द सेंस कुछ मतलब हो रहा है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है अभी, लेकिन कॉन्टीन्यूटी आपकी वीडियोस आपको मेन, देखिए मेरा भी जो मेन फोकस है वो किस पर है? मेरा जो मेन फोकस है वो भी केवल और केवल एक ही चीज़ पर है, वो है कि किस तरह से मैं आपको आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूं, ताकि आपको आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, और आपके टॉपिक बेस्ड एमसीक्यू कंप्लीट हो जाए, ताकि आपका ये ना रहे कि भाई हमें ये वाला टॉपिक नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन बनता है तो वहाँ से आप कुछ रिलेट करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, तो आपकी जो क्वेश्चन के सही होने की पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी। कुल मिला करके अभी आपके ऊपर ज़्यादा फोकस है, बाकी तो ठीक है, सब चीज़ें चल ही रही हैं, बट चैनल को भी थोड़ा सा चला लो। जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं तो चैनल भी थोड़ा सा चला लो, या इसको यहीं पर रोक कर क्या मानोगे, है ना। तो जो चीज़ें मैं सोच रहा हूँ वो एटलीस्ट पूरी हो जाए, वेल एंड गुड है ना, लेकिन वो तभी पूरी हो पाएंगी जब आप उस चीज़ को क्या करोगे, हेल्प करोगे। तो अगर आप उस चीज़ को हेल्प नहीं कर पाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो सब चीज़ों को करना, है ना। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा, ठीक है। मेन फोकस पढ़ाई पर है, बातें बीच में किसी भी तरह का कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। पहले तो मैं कर लेता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेन रीज़न इज़ दैट अभी हमारे लिए टाइम बड़ा प्रीशियस है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी,
ठीक है। मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट तैयार करना है, और आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको वो सारा कंटेंट जो है वो रेडी रखना है अपने लिए, वो सब पढ़ना भी है ना। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाकी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद। और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार जल्दी से, फटाफट। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल बढ़वाइए सब्सक्राइबर्स। कैसे बढ़वाएंगे वो आपको एक काम दिया था बस मैंने कि यार सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो, वो भी नहीं बढ़वा पा रहे तुम लोग हैं, क्या ही फायदा फिर। चलो मिलेंगे कल, जय हिंद।